नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है अज्ञे की लिखी कहानी, नई कहानी का प्लॉट। रात के 11 बजे हैं, लेकिन दफ्तर बंद नहीं हुआ है। 2-3 चरमराती हुई लंगड़ी मेजों पर सिर झुकाए बाएं हाथ से अपनी तकदीर पकड़े और दाएं हाथ से कलम घिसते हुए कुछ एक प्रूफ रीडर बैठे हैं। उनके आगे दाएं बाएं सब और कागजों का ढेर लगा है, जो अगर फर्श पर होता तो कूड़ा कहलाता, लेकिन मेन पर होने की वजह से काफी या गैली या आर्डरी कहलाने का गौरव पाता है। दफ्तर से परे हटकर दूसरे लंबे कमरे में बिजली के प्रकाश में कंपोजिटर अपनी उल्टे अक्षरों की दुनिया में मस्त है। पीछे प्रेस की गड़गड़ाहट के मारे कान बहरे हो रहे हैं और कंपोजिंग रूम के बाहर बरामदे में संपादक जी टहल रहे हैं। माथे पर झुर्रियां पड़ी है। कमरे के पीछे टिके हुए एक हाथ में स्लिपों की पैड है, दूसरे में पेंसिल। संपादक जी बैठकर काम करने वाले जीव हैं, लेकिन आज वे बैठे नहीं हैं। आज उनसे बैठा नहीं जा रहा है। आज संपादक जी व्यस्त और त्रस्त हैं। विशेषांक निकल रहा है। शुरू के पेजों में एक कहानी देनी है, लेकिन अच्छी कहानी कोई नहीं है। क्या करूं? 2 सड़ी सी कहानियां हैं जो देने के काबिल नहीं हैं, लेकिन देनी तो होगी। आग्रह करके मंगाई है, नखरे करके भेजी है। लक्ष्मीकांत शारदा का संपादक है। उसकी कहानी मांग कर न छापूंगा तो जान को आ जाएगा। आलोचना में बैर निकालेगा, फोटो भी छपवाएगा, पैसे भी लेगा। उस पर देगा यह सरी सी चीज। नाली की दुर्गंध आती है। आखिरी पेजों में सही, लेकिन पहली कहानी तो चाहिए। कहाँ से लाऊं? क्या करूं? लेखक बहुत है, मर गए लेखक। कम वक्त पर काम ना आए तो क्या करूं? आग लगाऊं। लेकिन पहली कहानी क्या करूं? खुद लिखूं, लेकिन पहले ही मैं दिवालियापन। लेकिन एकाएक घूमकर पाठक जी ने आवाज दी, लतीफ। ओ मियाँ अब्दुल लतीफ। मियाँ लतीफ आकर संपादक जी के सामने खड़े हो गए। उन्होंने न आवाज का जवाब दिया था, न अब बोले, सिर्फ सामने आकर खड़े हो गए। देखो लतीफ, एक कहानी चाहिए कल सवेरे तक जी। लेकिन कल सवेरे तक एक कहानी, 2 पेज, दूसरा फरमा, कहकर संपादक जी ने और भी व्यस्तता दिखाते हुए टहलना पुनः जारी करके लिए मुड़ा। जी कहकर मियाँ अब्दुल लतीफ लौट पड़े और प्रूफ रीडरों से कुछ हटकर एक टीन की कुर्सी पर बैठ गए। मियाँ लतीफ का नाम कुछ और है क्या? इसमें मतलब नहीं। सब लोग उन्हें मियाँ अब्दुल लतीफ कहते हैं। नाम से ध्वनि होती है कि वे पागल हैं, लेकिन है वे वैसे नहीं। उनमें एक खास प्रतिभा है। जो काम औरों से हताश होकर उन्हें सुपुर्द कर दिया जाता है, वह हो जाता है, चाहे कैसा ही हो। इस सर्वकार्य दक्षता का परिणाम है कि वह किसी भी काम पर नियुक्त नहीं है। सभी उन्हें यह दो मदाखात का अपराधी समझते हैं, या एक आलसी और निकम्मा घूंघा बसंत। प्रूफ रीडर समझते हैं वह मशीन मैन का असिस्टेंट है। मशीन मैन समझता है वह कामचोर कंपोजिटर है। कंपोजिटर का विश्वास है कि वह चपरासी है। चपरासी उन्हें कह देता है कि बाबू, मुझे फुर्सत नहीं है, इसलिए जरा यह चिट्ठी तुम पहुंचा देना। और मियाँ लतीफ सब कुछ कर देते हैं। कभी उन्हें याद आ जाता है कि वह सरकारी संपादक के पद के लिए बुलाए गए थे, तो वे उस स्मृति को निकाल बाहर करते हैं। उससे उनकी हेठी होती है। वे क्या केवल संपादक के सहकारी हैं? उन्हें सहकारी कुछ कहा जा सकता है तो सहकारी विधाता ही कह सकते हैं। खैर, जैसे विधाता को सुख में कोई याद नहीं करता, वैसे ही अब काम ठीक चलने पर मियाँ लतीफ की पूछ नहीं है। वे अलग कोने में टीन की कुर्सी पर बैठे हैं। बाएं हाथ में दावत है, दाहिने हाथ में कलम, घुंडरे पर स्लिप बुक और मस्तिष्क में क्या है?
माथा पच्ची 2 पेज। दूसरा फर्मा, कहानी अच्छी होनी चाहिए। विशेषांक, रोमांस, रोमांटिक कहानी हो। रोमांटिक यानी प्रेम, प्रेम यानी रोमांटिक नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या बचपन में मैंने कभी प्रेम नहीं किया? प्रेम न सही, वही कुछ अधकचरा खटमिठा सा ही सही। कुछ मियाँ लतीफ़ को याद आया। जब वे गांव में रहते थे तब एक बार रोमांस उसके जीवन में बहुत पास आया था। गांव से पूर्व की ओर एक शिवालय था जिसके साथ एक बगीचा था जिसमें नींबू और अमरूद के कई पेड़ थे। लतीफ़ स्कूल से भागकर वहां जाते थे। एक दिन वही अमरूद के पेड़ के नीचे उन्होंने देखा उसकी स्ववयस्का एक लड़की खड़ी है और लोलुप दृष्टि से पेड़ पर लगे एक कच्चे अमरूद को देख रही है। लतीफ़ ने चुपचाप पेड़ पर चढ़कर वह अमरूद गिरा दिया। वह लड़की के पैरों के पास गिरा। लतीफ़ खड़े रहे, लड़की उठा लेगी, लेकिन लड़की ने वैसा न कर उनसे पूछा, क्यों जी, तुमने मेरा अमरूद क्यों गिरा दिया? तुम्हारे खाने के लिए। लतीफ़ जरा हैरान हुए, लेकिन उन्होंने जेब में से एक चाकू निकाला जिसका फल कुछ टूटा हुआ था। फिर दूसरी जेब में से एक पुड़िया निकाली, अमरूद काटा और आगे बढ़ते हुए कहा, यह लो नमक, मिर्ची भी है, खाओ। लड़की ने अमरूद तो खा लिया, लेकिन खा चुकने के बाद कहा, अब बिना पूछे मेरे अमरूद मत तोड़ना, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी, और चली गई। हाँ, पहला दृश्य तो कुछ ठीक है। दूसरा, एक दिन फिर मिले। अब की लड़की ने अपना नाम बताया, किस्सो, लेकिन कहानी में किस्सो कैसे जाएगा? नाम बताया, रश्मि। नहीं जी, यह बहुत संस्कृत है, रोमांटिक नाम चाहिए, किरण। लेकिन यह बहुत कॉमन प्रचलित है। हाँ, तो नाम बताया, मदलासा। मियाँ लतीफ़ ने अपना नाम और उसका नाम एक अमरूद के पेड़ पर चाकू से खोद दिए। अमरूद पर नाम बहुत साफ खोदा सकता है। किस्सो। मदलासा खुश हो गई। उसने लतीफ़ के नहीं, लतीफ़ कैसे है? मदलासा ने चित्रांगद के गले में हाथ डालकर कहा, तुम बड़े अच्छे हो। यहाँ हमारा नाम लिखा है, अब हमारा नाम साथ ही लिया जाएगा। ठीक तो है। दूसरा दृश्य भी ठीक है, और नामों को जोड़ा क्या फिट बैठता है। मदलासा, चित्रांगद। पर किस्सों की शादी हो गई। कह लो मदलासा, शादी तो हो गई, और एक अहीर के साथ हुई जिसने मुर्गियों का फार्म खोल रखा था। रोमांटिक, दुखांत, मदलासा, चित्रांगद। अहीर के बलराम कह लो, लेकिन शादी तो हुई मुर्गी फार्म के मालिक के साथ तो हुई। रोमांटिक कहानी की नायिका रहे किस्सो और पालो मुर्गियाँ। टन टन टन, घड़ी ने 12 बजा दिए। मियाँ लतीफ़ उठे। उठकर उन्होंने कुर्सी को घुमाया। अब तक उनका रुख प्रूफ रीडरों की ओर था, अब ठीक उल्टी ओर दीवार की तरफ हो गया। मानो कुर्सी का रुख पलटने से विचारधारा भी पलट जाएगी। रोमांटिक के ऐसी तैसी, यथार्थवाद का जमाना है, क्यों न वैसा लिखूं। यथार्थवाद, सुबह भुने चने, दोपहर की खेसारी की दाल, शाम को मकई की रोटी और मूली के पत्ते का साग। कभी फाका, पसीना और मैल और लीद गोबर और ठिठुरन और मच्छर और मलेरिया और निमोनिया और कुएं का कच्चा पानी और नंधड़ंग बच्चे। तो वहीं से चले, किस्सो और बल्ली और उनका मुर्गियों का फार्म। बीमारी आती है, मुर्गियां एक एक करके मरने लगती है, चूजे सुस्त होकर बैठ जाते हैं। किस्सो अंडे गिनती है और सोचती है भविष्य में क्या होगा। बल्ली का प्रिय एक मुर्गा है, विलायती लेहनर्स नस्ल का। एक दिन वह भी सुस्त होकर बैठ गया। दिन ढलते उसकी गर्दन एक ओर झुक गई, शाम होते होते ऐठ गई। बल्ली हतसंज्ञा सा देखता रह गया। किस्सो मुर्गे को गोद में लेकर धारे मारकर रोने लगी। किस्सो विलाप, अब्दुल लतीफ की कहानी। और नायिका एक मुर्गे के लिए रोती है। कहते हैं कालिदास आज विलाप बहुत सुंदर लिख गए हैं।
आज मानो बकरा, मुर्गी विलाप, अब्दुल लतीफ काठ का उल्लू। घड़ी ने एक खड़का दिया। अब्दुल लतीफ बाहर निकल आए। बरामदे से नीचे झांककर देखा, एक अखबार के पोस्टर का टुकड़ा पड़ा था। स्पेन युद्ध, लाखों स्त्रियां। हाँ तो आज संसार इतनी तूफानी गति से आगे जा रहा है, क्या उसमें एक भी प्लाट काम का नहीं निकल सकती? प्लाटों में अखबार भरे हैं, मुझे क्या जरूरत है रोमांटिक लिपस्टिक कि मैं सामयिक लिख दूं, वही तो चाहिए भी। लतीफ ने कई बार एक अखबार उठाए और पन्ने उलटने लगा। अबिसिनिया में घोर युद्ध, इटली आगे बढ़ रहा है। मुसोलिनी की आज्ञा, इटली के तमाम वयस्क आदमी शस्त्र संभाल ले। जर्मनी की घोषणा पर हम जबरदस्ती प्रतिनिधि लगाए गए हैं ताकि हम निकम्मे रहें। हमने तय किया है कि हम सब प्रतिबंधों को तोड़कर अपने राष्ट्र का सशक्तिकरण करेंगे। ब्रिटेन में सब और पुकार, इंग्लैंड खतरे में है। हमारी शांति प्रिया हमारा सर्वनाश करेंगी। अब शस्त्रीकरण में ही हमारा निस्तार है। अतः हम जोरों से अस्त्र शस्त्र और जहाजी बेरों का निर्माण करेंगे। स्पेन से युद्ध पक्ष लेने के लिए सभी राष्ट्र तैयार हो रहे हैं। रूस में फौजी तैयारियां हैं। चीन में लड़ाई, जापान में सैनिकों की सरगर्मियां, मंचूरिया। संसार भर में अशांति है। एक नहीं असंख्य कहानियों का प्लाट यहाँ रखा है। कोई लिखने वाला हो तो, लेकिन प्लाट क्या बनाया जाए? धीरे धीरे लतीफ के आगे चित्र खींचने लगे, विचार आने लगे। एक बड़ी तोप, बहुत सा धुआं, इधर उधर गड़गड़ाहट की ध्वनि, जहां तहां लाशें, और जाने क्यों और कैसे एक ही शब्द, कुटुंब। और इस सब को घेरे हुए ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्वस्त्र फालतू खाद वस्तुओं के जलने की दुर्गंध और टन टन। तीन नहीं है। हाँ, उनकी कहानी युद्ध के बारे में ही होनी चाहिए, सर्वव्यापी युद्ध के बारे में। हाँ नहीं, हाँ शुरू तो की जाए। हाँ, सर्वत्र अशांति के बादल समझ लीजिए कि प्रलय वाष्प गए, अशांति स्वरूपी घनघोर घटा उमड़ी आ रही है। सब और कारखाने हैं जो कल कपड़ा बुनने की मशीनें बनाते थे तो आज बंदूकें बना रहे हैं। कल मोटरें बना रहे थे तो आज लड़ाकू टैंक बना रहे हैं। कल खिलौने बना रहे थे तो आज बम फेंकने की मशीनें बना रहे हैं। कल शराब बनाते थे तो आज भयंकर विस्फोट पदार्थ बना रहे हैं। सारा देश पागल, सारा यूरोप पागल, सारी दुनिया पागल। इस विराट पृष्ठभूमि के आगे हमारी कहानी का नायक खड़ा है और सोचता है, क्या मैं अकेला इन सबको बदल सकूंगा, ठीक कर सकूंगा? सब गलत। नहीं। लतीफ ऊँघने लगे। उन्होंने एक स्वप्न देखा कि सवेरे 6 बजे घर पहुंच रहे हैं। सब लोग सो गए हैं, शायद भूखे ही सो गए हैं, क्योंकि पहले दिन सवेरे लतीफ घर से चले थे तब उसके शाम तक कुछ प्रबंध करने की बात थी। किवाड़ बंद है। लतीफ ने किवाड़ खटखटाया, फिर दोबारा खटखटाया। आखिर उनकी पत्नी ने आकर दरवाजा खोला और उन्हें देखते ही बंदूक की गोली की तरह कहा, खाना खा आए? फिर एक क्षण भर रुककर, नहीं, कहाँ खा आए, मिला ही नहीं होगा। भर पेट होता तो भला घर आते, लेकिन यहाँ क्या रखा है? यहाँ रोटी नहीं है, जाओ हमें मरने दो। फिर वह किवाड़ बंद करने क्यों हुई, लेकिन न जाने क्या सोचकर रह गई और एक हाथ से मुंह ढाँप कर भीतर चली गई। मियाँ लतीफ स्तब्ध रह गए, केवल देखते रह गए। तभी एक झोंके से स्वप्न टूट गया। वे चौंक कर उठ बैठे और उन्होंने देखा कहानी बिल्कुल साफ होती चली जा रही है। बन गई। उन्होंने कलम उठाई और तेजी से लिखना शुरू किया। अंतिम वाक्य उनके सामने चकमकने लगे और वह देखता है कि उसका भोजन आधिक्य के कारण उसकी आंखों के आगे जला जा रहा है और संसार के सब राष्ट्र उस पर पहरा दे रहे हैं कि कहीं वह आग बुझा न दे।
कुछ खा न ले, और देखते देखते उसे लगने लगता है वह अकेला नहीं, व्यक्ति नहीं है, वह सारा संसार ही है। तो अपने ही इन शक्ति संपन्न गुलामों के अत्याचार से पिसा जा रहा है। गुलाम जो अपने मालिक के भोजन को फालतू माल कहकर जलाए जा रहे हैं। भूख का प्रबंध उसके भीतर वह प्रेम जगाता है, वह विस्वेक जगाता है जो धर्म और दर्शन और बुद्धिवाद नहीं जगा सके। वह पूछता है, क्या सभ्यता ही हमारी गुलामी का कारण है? क्या सभ्यता का नाश कर दिया जाए? सभ्यता क्या जवाब देती? कहानी लिखी गई। लतीफ उठे और संपादक के पास ले गए। संपादक ने कहानी उनके हाथ से छीन ली। जल्दी से पढ़ गए, पढ़कर कुछ शिथिल हो गए। फिर एक तीखी दृष्टि से लतीफ की ओर देखकर बोले, तुम्हें क्या हो गया? क्यों? संपादक जी ने धीरे धीरे मानो बड़ी एकाग्रता से कहानी को फाड़ा, 2 टुकड़े किए, 4 किए और रद्दी को हाथ से गिरा दिया। टोकरी में डालने की कोशिश नहीं की। फिर संक्षेप में बोले, फिर लिखो और मानो लतीफ को भूल जाओ। 4 बज गए हैं, अभी 6 घंटे और हैं। 2 पेज मैटर काफी समय है। अच्छा, मैं जरा घर हुआ हूँ। यथार्थवाद स्वप्न से आगे है। घर पहुंचने पर लतीफ ने किवाड़ खटखटाए, फिर किवाड़ खटखटाए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। थककर वे सीढ़ी पर बैठ गए। जब उसके सामने स्पष्ट होने लगा कि वे कहाँ हैं, क्यों हैं, यानी देखने लगा कि वह कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, बिला वजह है, धब्बे की तरह है, सलवट की तरह है। उनका हृदय ग्लानि से भर गया। उन्होंने चाहा अपना अंत कर दे। जेब में हाथ डाला तो वहां चाकू तो था नहीं, पेंसिल थी। लतीफ ने दृढ़ता से उसे खींचकर इस्तीफा लिखना शुरू किया। उन्हें मालूम नहीं था कि वे किस पद से इस्तीफा दे रहे हैं, अतः उन्होंने अपने पद से लिखकर काम चला लिया। इस्तीफा लेकर वे दफ्तर पहुंचे, लेकिन संपादक जी दफ्तर में नहीं थे। लतीफ टीन की कुर्सी पर घुटने समेट कर बैठ गए और खिड़की से बाहर झांकने लगे। बाहर पौ फट रही थी। उषा में चमक नहीं थी। उसके भूरेपन ने केवल रात के निःशब्द अंधकार को मालिन कर दिया था। तभी लड़के ने आकर कहा, चलिए, माँ बुला रही है। रात भर बाहर रहे हैं, अब तो चलिए, नाश्ता हो रहा है। लतीफ ने चौंक कर कहा, क्या? मामा के यहाँ से गुड़ आया था, उसके रसगुल्ले बना लिए हैं। लतीफ कुछ सोच में पड़ गए, कुछ उठने की तैयारी में हो गए और माँ ने कहा, तनख्वाह के कुछ रुपए तो लेते आना, 3-4 दिन में भैया दूज है, कई जगत भेजने होंगे। कहती हुई लड़की भी आ गई। मियाँ लतीफ ने एक गहरी सांस ली, अपना इस्तीफा उठाया और उसकी पीठ पर अपनी पिछले महीने की तनख्वाह का एक हिस्सा पाने के लिए दरख्वास्त लिखने लगे। तभी संपादक जी आ गए। लतीफ को ये घिरा हुआ और लिखता देखकर बोले, यह क्या है? पास आकर उन्होंने मोड़े हुए कागज पर इस्तीफा पढ़कर कागज छीनते हुए पूछा, यह क्या है? कुछ नहीं, मैं नई कहानी लिखने लगा हूँ। संपादक जी को एकाएक कुछ कहने को नहीं मिला। उन्होंने बाहर जाने के लिए लौटते हुए कहा, तुम रहे सदा वही अब्दुल लतीफ। लेकिन अब्दुल लतीफ तब तक लिखने में लग गए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।